हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक्स ऑफ द मेटल कटिंग। जो बेसिक्स ऑफ मेटल कटिंग चैप्टर हमने पढ़ा है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज शोइंग ऑन स्क्रीन। आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक ब्लैंक शीट लेनी है और ब्लैंक शीट में आपको 19 तक नंबरिंग कर देनी है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. So we are going to solve the 19 question very rapidly, but we will read the question very carefully. So the question number first is in your screen. That the question is saying a carbide tool which is used to machine a 30 mm diameter steel shaft at a spindle speed of 1000 revolution per minute. The cutting speed of the above turning operation is। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। आप मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। What will be the answer of the question number 1? What will be the answer of the question number 1? In the question number 1 it is saying that the value of the D is 30 mm and the value of the N is 1000 RPM. It is asking the value of the V. V will be equals to pi D N divided by 1000, and this will be equals to 3.14 multiplied with 30 into 1000 divided by 1000. So this value will be equals to 94.2 meter per minute. ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। And what will be the answer of question A? So the answer of the question A will be equals to C. Will be equals to C, 94.2 meter per minute. So now let's come to the next question, that is the question number 2. It is very important. Best of luck guys. I hope ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। इन क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि आपने अगर कोई गलती की है तो कौन सी गलती की है। So the question number 2, brittle materials are machined with tools having zero or negative rake angle because आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनको हम जीरो या फिर नेगेटिव रेक एंगल के टूल से ही क्यों मशीन करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज आस्किंग द रीजन, नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ द रेक एंगल। वैल्यू ऑफ द रेक एंगल इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है कि रिजल्ट्स इन लोअरिंग कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि ब्रिटल मटेरियल को मशीन करने के लिए कटिंग फोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज इंप्रूव्ड सरफेस फिनिश, इसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। और जो सी ऑप्शन है दैट इज द प्रोवाइड एडिकेट स्ट्रेंथ टू द कटिंग टूल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। So the correct option will be C, because if we are giving the negative rake angle to the tool, then there will be a increase in the strength of the cutting tool. Because of that the cutting power consumption will also increase, and because of that tool strength will be increased and the cutting force will be also increased. So that's why the correct option for this question number 2 will be C. तो I hope आप सभी का आंसर आ गया होगा। That is provide adequate strength to the cutting tool. So now the question number 3. Best of luck guys. Question number 3 क्या होता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या हो सकता है। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इट इज सेम द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेक एंगल फॉर कटिंग द ब्रास। फॉर कटिंग ऑफ ब्रास with single point cutting tool on a lathe, tool should ideally have। टूल का एंगल क्या होना चाहिए? इफ वी आर कटिंग द ब्रास से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट लिखाया था, ब्रास से रिलेटेड भी मैंने लिखाया था, कास्ट आयरन से भी लिखाया था। तो जब हम ब्रास की मशीनिंग करते हैं, चिप्स फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा रेक एंगल का टूल यूज में लेते हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा आपका जीरो रेक एंगल। इसका आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, जीरो रेक एंगल, बिकॉज इट इज ए ब्रास। बिकॉज इट इज ए ब्रास। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपका सही होगा। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। इसका आंसर भी आप बताइए क्या होगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो आप थ्रेड के लिए यूज में लेते हो उसका
रेक एंगल क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द रेक एंगल ऑफ द सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल? शुड, बताइए मुझे, शुड आइडियली है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, इसका आंसर सबका आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? जहां तक किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपके, बताइए फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर होगा बी, 0, बिकॉज जो हम थ्रेड के लिए कटिंग टूल यूज में ले रहे हैं, दैट टाइप ऑफ कटिंग टूल इज नोन एज ए फॉर्म कटिंग टूल, दैट टाइप ऑफ कटिंग टूल इज नोन एज ए फॉर्म कटिंग टूल, form cutting tool. So this is the question number 4th. Now come to the question number 5th. What will be the answer of the 5th? ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे तो आप सॉल्व नहीं करोगे क्या? ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ा वो ही एग्जामिनेशन में आएगा। तो इस बार तो आप पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा है वही आएगा, ये गारंटी मेरी है। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग जब हम करते हैं तो कटिंग स्पीड इंक्रीज होने से क्या होता है? इसमें कुछ स्टूडेंट फंस सकते हैं, लेकिन जिन्होंने क्लास ध्यान से ली होगी वो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर हमने जल्दबाजी कर दी तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी हमें गलती नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री का नंबर है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, बिल्कुल सेम ऑप्शन होंगे। If we increase the cutting speed, then what will happen? The power consumption will be increased. Heat जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है during the machining, that will also increase. But students, cutting force will be remain unaffected. So the correct option will be D. So the answer of the question number 5th will be D. Cutting force remain unaffected. Cutting forces में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, thrust force और feed force में चेंज होता है, but these are no cutting forces. ठीक है? So now come to the next question, that is the question number 6. It is a very important question. Which of the following is a single point cutting tool? ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकता है, इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन आ सकता है ये। So इसका आंसर क्या होगा? हेक्सा? बिल्कुल नहीं। मिलिंग कटर? बिल्कुल नहीं। मिलिंग कटर तो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ग्राइंडिंग व्हील में भी नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पार्टिंग टूल, करेक्ट ऑप्शन विल बी पार्टिंग टूल। तो 6th का आंसर क्या होगा? डी, पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, पार्टिंग टूल इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे बताइए। इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, और वो तरीका क्या है अब हम क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेक फेस। कभी भी आपको अगर रेक फेस का इंक्लिनेशन पूछता है वो हमेशा रेक एंगल होगा, साइड कटिंग एज एंगल नहीं हो सकता, एंड कटिंग एज एंगल नहीं हो सकता। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन दैट कौन सा रेक एंगल, बैक रेक एंगल या फिर साइड रेक एंगल? तो अब तक कई स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका होगा। So with respect to the tool base measured in a plane perpendicular to base and parallel to width, perpendicular to base and parallel to its width, तो मतलब छोटा पार्ट दिखेगा टूल का, तो जब टूल का ऐसा पार्ट दिखाई देगा तो कौन सा रेक एंगल होता है? वो जो रेक एंगल होता है, बताइए वो रेक एंगल क्या होता है? So the answer of the 7th will be side rake angle. So the answer of the 7th will be साइड रेक एंगल। क्या होगा उसका एंगल? साइड रेक एंगल होगा। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? थ्रस्ट फोर्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन। थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज कब होता है? तो थ्रस्ट फोर्स मैंने आपको बताया है कि थ्रस्ट फोर्स क्या करता है, आपके टूल और वर्कपीस को सेपरेट करने की कोशिश करता है, और जब ये सेपरेशन होता है तो अचानक से आपका टूल वर्कपीस में आके टकराता है। तो अचानक से आके टकराने के कारण क्या होती है? चैटरिंग होती है। बट इट इज आस्किंग अबाउट द थ्रस्ट फोर्स, इट इज आस्किंग अबाउट द थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स कब इंक्रीज होगा? व्हेन वी इंक्रीज द साइड कटिंग एज एंगल, व्हेन वी इंक्रीज द साइड कटिंग एज एंगल। और कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होने वाले, मैं आपको बता देता हूं कंफ्यूज वो इसलिए होने वाले हैं क्योंकि वो सोचेंगे थ्रस्ट को चैटरिंग से रिलेट कर, थ्रस्ट को चैटरिंग से रिलेट कर। यहां पर चैटरिंग नहीं लिखा है,
यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स लिखा है, क्या लिखा है? थ्रस्ट फोर्स। वो चैटरिंग से रिलेट मत कर देना। तो थ्रस्ट फोर्स कब इंक्रीज होता है? जब हम इंक्रीज करते हैं साइड कटिंग एज एंगल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A, side cutting edge angle for the question number 8. Now come to the question number 9. The angle between the face and the flank of the single point cutting tool. The angle between the face and the flank of a single point cutting tool. इसका आंसर बताइए क्या होगा? What will be the answer of the 9th question? 9th question का क्या आंसर होने वाला है? It is asking the angle between the face, rake face, flank यानी कि रिलीफ फ्लैंक, फेस और फ्लैंक, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट एंगल इज लिप एंगल। दैट एंगल इज लिप एंगल। तो देखिए आंसर में लिप एंगल कहां है? बिल्कुल है सी। जो 9th होगा उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके सी हो जाएगा। और सी का आंसर क्या है? लिप एंगल। सी का आंसर क्या है? लिप एंगल। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टूल लाइफ विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन। टूल की लाइफ इंक्रीज कब होती है? कटिंग स्पीड? बिल्कुल नहीं। कटिंग स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टूल वियर इंक्रीज हो जाएगा। नोज रेडियस? बिल्कुल। नोज रेडियस हम इंक्रीज करते हैं तो एक कर्वेचर होता है। क्या होता है? कर्वेचर। और कर्वेचर होने से स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज। और ड्यू टू डिक्रीज इन द स्ट्रेस कंसंट्रेशन देन व्हाट विल हैपन टू द टूल लाइफ? टूल लाइफ विल बी इंक्रीज। एक आपका शार्प टूल है और एक आपका कर्वेचर वाला टूल है, तो दोनों में से टूल लाइफ ज्यादा किसकी होगी? टूल लाइफ आपकी ज्यादा होगी जहां पर हमने नोज रेडियस प्रोवाइड किया है। जहां पर हमने नोज रेडियस प्रोवाइड किया है, नोज रेडियस की वैल्यू non-zero दी है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी। करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 10th क्वेश्चन विल बी द नोज रेडियस। Nose radius. So now come to the next question. Best of luck guys for the 11th question. It is a very good question. It may be 80% chances that it will come in your examination. So in a ASA system, American Standard Association system, the tool nomenclature is given 8, 6, 5, 5, 10, 15.2 mm. तो जो 15.2 mm है वो क्या है? आपका नोज रेडियस। वो क्या है? आपका नोज रेडियस। और मैंने आपको बताया है कि जो ASA सिस्टम होता है उसको नोमेनक्लेचर का याद करने का तरीका क्या होता है? पहले रेक आता है, फिर रिलीफ आता है और बाद में कटिंग एंगल्स आते हैं। रेक, रिलीफ, कटिंग एंगल और लास्ट में कौन आता है? आपके नोज रेडियस आती है। और जो दो एंगल्स होते हैं उनमें भी बाद में कौन आता है? साइड आता है। कौन आता है? साइड। तो पहले आएगा बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और उसके बाद कौन आएगा? नोज रेडियस। सो इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द side rake angle. So the second value will be the side rake angle and the value is 6 degree and the value is 6 degree. So the answer of the 11th question is B, 6 degree. ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और हमने इसको आप देखिए कितना इन डेप्थ पढ़ा है, कितना इन डेप्थ पढ़ा है हमने इन चीजों को। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12. It is a numerical question in an orthogonal turning operation. In an orthogonal turning operation, the value of the chip thickness and the feed is given. इतने orthogonal turning mention कर रखा है तो मैं TTC लेके चलता हूँ। And the value of the chip thickness is 0.32 mm and the value of T will be 0.2 mm. It is asking the value of the cutting ratio. This value will be equals to 0.2 divided by 0.32. It will be equals to 10 by 16. But in the option, it is not given 10 by 16. In option, the value of the reciprocal of chip thickness ratio is given. That will be equals to 16 divided by 10 will be equals to 1.6. क्वेश्चन को फील करो, वो पूछना क्या चाहता था और गलती से उसने क्या पूछ लिया, तो क्वेश्चन भी गलत आ सकते हैं। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मतलब क्वेश्चन में गलती आ सकती है। तो क्वेश्चन में गलती आ सकती है तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो तो ये टिक कराएंगे कि हो सकता है उसने रेसिप्रोकल पूछा हो सकता है उन्होंने रेसिप्रोकल पूछा हो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वहां पे जिद करने लग जाएंगे कि सर जो कटिंग रेशियो की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। वो क्या होती है? लेस देन 1 होती है। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 13. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 13. इसका आंसर क्या होगा? 12th का आंसर होगा 1.6. वहां पर हमें जिद नहीं करनी है कि सर इसने रेसिप्रोकल ऑफ कटिंग रेशियो पूछा है। आपको ध्यान रखना है कि वो क्या पूछना चाहता था। ट्राई टू फील द एग्जामिनर की वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो देखते ही कर लिया होगा आपने। 13 नंबर क्वेश्चन तो ये तो आपने देखते ही कर लिया। बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 13 will be 2.0. The value of the minimum shear strain for the orthogonal cutting operation when the rake angle will be equals to 0 will be 2. When the rake angle will be equals to 0 will be equals to 2. So the correct option will be D. I hope सबका ये वाला आंसर तो पक्का आया होगा, ये वाला आंसर पक्का आया सबका। So the next question is the question number 14. Very important question. It is a numerical question और इसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। और ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? द रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल इज गिवन, द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज गिवन एज ए 15 डिग्री, द वैल्यू ऑफ द फाई इज गिवन एज ए 45 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ द वी is given as a 35 meter per minute and it is asking the value of the VC. It is asking the value of the VC and we know that the value of the VC divided by V equals to sin phi divided by cos phi minus alpha, cos phi minus alpha. I hope यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसका आंसर निकाल के बताइए मुझे, जल्दी से इसका आंसर चाहिए मुझे। इसका आंसर क्या आने वाला है? बता दीजिए मुझे इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर क्या आएगा? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? VC की। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द VC? इट विल बी इक्वल्स टू 35 into sin phi, phi is the 45, वैल्यू ऑफ द sin 45 विल बी इक्वल्स टू 1/√2. सो 35 divided by √2 cos phi minus alpha, phi minus alpha is कितना होगा? 30 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ द cos 30 डिग्री विल बी क्या होती है? √3/2, √3/2 and the value of the VC will be equals to 28.5 meter per minute. So the correct option will be A. So the correct option of the 14th question will be A. It will be 28.5 meter per minute. ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इतने इजी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने बताया आपको फॉर्मूला शीट बनाइए, फॉर्मूला कॉपी बनाइए, फॉर्मूला पढ़ के जाइए। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप फॉर्मूला याद ही नहीं है तो कितना ही सोच लो, उस क्वेश्चन को 10 बार ही क्यों ना पढ़ लो, आपको वो फॉर्मूला याद नहीं आएगा। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्लियर है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 15। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए। मैं होप करता हूं। ए ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन इज बीइंग कैरिड आउट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। और वो फॉलोइंग कंडीशन क्या है? देखिए वो फॉलोइंग कंडीशन क्या क्या है। कटिंग स्पीड इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ द वी इज गिवन एज ए 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो the depth of cut is given as a 0.5 mm, the value of T is given as a 0.5 mm and the value of TC is given as a 0.6 mm and it is asking the value of the VC. What will be the value of the VC? VC upon में V divided by T divided by TC. The value of the VC will be V into T divided by TC and this will be equals to 2 into 0.5 divided by 0.6 and this value will be equals to 1.66 meter per second and the correct option will be D. So the answer of the 15th question will be 1.66 meter per second. यह ध्यान रखना किसमें C ऊपर आता है किसमें C नीचे आता है, ये हमने पढ़ चुका है। दिस इज द कटिंग रेशियो, दिस इज द कटिंग रेशियो। कटिंग रेशियो की हेल्प से ही हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। इसीलिए वो कटिंग रेशियो, आपका जो चिप थिकनेस रेशियो, वो फॉर्मूला बार बार यूज में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने 2 से 3 बार उस क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज कर रखे हैं। 2 से 3 जो क्वेश्चन हुए हैं हमने उस फॉर्मूला को यूज कर रखा है, उसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16, द चिप थिकनेस रेशियो। अगेन देख लो, हिंट्स प्रूव्ड कि चिप थिकनेस रेशियो का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द आंसर? चिप थिकनेस, अभी हमने न्यूमेरिकल करते वक्त तो चिप थिकनेस रेशियो लिखा था। What will be the value of the chip thickness? In the 16th question, it is asking the value of the R. The value of the R will be equals to T divided by TC, VC divided by V, LC divided by L equals to sin phi divided by cos phi minus alpha. So this is the value of the R. This is the value of the R and the correct option of the question 16 will be D. The value of chip thickness ratio will be equals to sin phi divided by cos
फाई माइनस अल्फा। तो आई होप यहां तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था आपका, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यहां तक आपका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 17। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17? ए प्लेन मिलिंग ऑफ द माइल्ड स्टील प्रोड्यूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट छुपा है और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। प्लेन मिलिंग, मिलिंग का मैंने आपको बताया, मिलिंग से प्रोड्यूस होती है डिसकंटिन्यूअस चिप। मिलिंग से क्या प्रोड्यूस होती है? डिसकंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस होती है। और हम किसकी मिलिंग कर रहे हैं? माइल्ड स्टील की मिलिंग कर रहे हैं। किसकी मिलिंग कर रहे हैं? माइल्ड स्टील की। और माइल्ड स्टील क्या है सर? डक्टाइल मटेरियल है। क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। और जब हम ऐसा करेंगे डक्टाइल मटेरियल की, तो कैसी चिप फॉर्म होगी? डिसकंटिन्यूअस तो होगी, लेकिन डिसकंटिन्यूअस के साथ साथ उसके जो शेप और साइज होगा वो रेगुलर होगा। क्या होगा? शेप और साइज कैसा होगा? रेगुलर होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? लिख लीजिए आंसर और मैच कीजिए क्या मैं और आप सही लिख रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर विल बी बी, रेगुलर शेप डिसकंटिन्यूअस चिप। रेगुलर शेप डिसकंटिन्यूअस चिप। रेगुलर शेप डिसकंटिन्यूअस चिप ये कब प्रोड्यूस हो रही है? जब हम डक्टाइल मटेरियल की मिलिंग करेंगे। क्या करेंगे? डक्टाइल मटेरियल की मिलिंग करेंगे। तो 17 तक भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को टिक कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और किस कंसेप्ट के कारण गलत हो रहा है, और वापस उस कंसेप्ट को जाके अपने नोट्स में रिवाइज कीजिए। और नोट्स में रिवाइज करने के बाद फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वापस उन लेक्चर्स की वीडियो देखिए ताकि वो चीज आपको समझ आने लगेगी। सो द क्वेश्चन नंबर 18, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें भी वही चीज छुपी है चिप्स वाली। कोर्स फीड, ओहो बहुत ज्यादा फीड दे दी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। लो रेक एंगल, ओ माय गॉड, कटिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएंगे। लो कटिंग स्पीड, अगेन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और एक टाइम फैक्टर भी आने लगेगा। एंड इनसफिशिएंट कूलिंग, अगेन और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि बिल्ट अप एज फॉर्म हो जाएगी। और बिल्ट अप एज वाला ऑप्शन कहाँ है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। बिल्ट अप एज वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बिल्ट अप एज वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बिल्ट अप एज फॉर्म हो जाएगी। देखते ही पता लग गया था, कटिंग स्पीड है लो और कटिंग फ्लूइड है इम्प्रॉपर। सो द क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 19? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ए बिल्ट अप एज इज फॉर्म्ड व्हाइल मशीनिंग। बहुत अच्छा कंसेप्ट हुआ इसमें, बहुत डीप में, बहुत गहराई में जाके ये क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन भी ऐसे दिए कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिल्ट अप एज फॉर्म होती है डक्टाइल मटेरियल में, तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी एंड डी। सी एंड डी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गए। ये ध्यान रखना, बिल्ट अप एज डक्टाइल मटेरियल में फॉर्म होती है। सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज ए एंड बी। द रिमेनिंग ऑप्शन इज ए एंड बी। और मैं आपसे बताना चाहता हूं आप सभी को, इसका आंसर होने वाला है, बताइए क्या होगा? क्या होगा? क्या होने वाला है? लो स्पीड। क्या होने वाला है? लो स्पीड। एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 19th क्वेश्चन विल बी बी। 19th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। सो हाउ आई होप जहां तक आपके सभी क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे, ऑलमोस्ट 80% टू 90% तो एक्यूरेसी आई ही होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको बोले हैं या आपने स्क्रीन पे देखे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपने वीडियो में सुने हैं। वो सभी क्वेश्चन आपने वीडियो में सुने हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने वीडियो में ना दोहराया और आपको मैंने बार बार रिपीट करके ना कहा कि दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान रखिए कि जो मैं बोल रहा हूं ना, वो आपको याद रखना है। वो आपको क्या रखना है? याद रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, ए वर्कपीस is rotating at 500 rpm and high spots are find at 30-degree spacing. It is asking what is the frequency of chattering. What is the frequency of chattering? It is asking the frequency of the chattering. So एक वर्कपीस आपका 500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, जिसमें हाई स्पॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एट द स्पेसिंग ऑफ 30 डिग्री। तो अब मैं बात करना चाहता हूं इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। 30 डिग्री पर आपको मिल रहे हैं 1 स्पॉट। कितने मिल रहे हैं?
1 स्पोर्ट मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री पर कितने स्पोर्ट्स मिलेंगे, 360 डिग्री पर कितने स्पोर्ट मिलेंगे बताइए मुझे। इट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 30 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 12 स्पोर्ट, दिस विल बी इक्वल्स टू 12 स्पोर्ट। तो 360 डिग्री मतलब क्या होता है, 360 डिग्री मतलब होता है 1 रोटेशन। 360 डिग्री मतलब क्या होता है 1 रोटेशन, और 1 रोटेशन में कितने मिल रहे हैं, 12 स्पोर्ट्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 12 स्पोर्ट्स मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 500 रोटेशन की, तो 500 रेवोल्यूशन में कितने मिलेंगे, 500 रेवोल्यूशन में मिलेंगे आपको 12 इंटू 500 स्पोर्ट्स। कितने मिलेंगे, 12 इंटू 500 स्पोर्ट्स। और ये 500 रेवोल्यूशन कब हो रहे हैं, ये 1 मिनट में हो रहे हैं। ये कब हो रहे हैं, 1 मिनट में। तो इतने स्पोर्ट्स भी हमें कब मिलेंगे, 1 मिनट में मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ 500 रेवोल्यूशन पर मिनट, अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू 500 डिवाइड बाय मिनट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 60 सेकेंड। क्या लिख दूंगा, 60 सेकेंड। और ऊपर क्या चल रहा है, स्पोर्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स। सो 12 5 60 इंटू 100, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 100 स्पोर्ट्स per second. That will be equals to 100 sports per second. And what is the frequency of the chattering? The frequency of the chattering will be equals to 100 hertz. The frequency of the chattering will be 100 hertz. This is the correct answer of this question, that is 100 hertz. So I hope आपके सभी के क्वेश्चन अच्छे से हुए होंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और डिमांड कीजिए। डिमांड करने पर ही आपको क्वेश्चंस की सप्लाई होगी, ठीक है। आपको पता है कि इफ वी इंक्रीज द डिमांड देन द सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। आप जितनी मेहनत करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन कराने में हमें भी मजा आएगा, और आपका जैसा ही सिलेक्शन होगा उससे हमें और ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही क्वेश्चन सेशन और आते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।